अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मिस अनम, माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंड एमफिल स्कॉलर। तो आज का हमारा टॉपिक है एपिडेमियोलॉजी के हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम पढ़ेंगे इमर्जिंग एंड री इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीज़ के हवाले से। तो बहुत ही अच्छा ये टॉपिक है और अभी पेंडेमिक जो सिचुएशन है उसके हिसाब से तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द डेफिनेशन विद डिफरेंस बिटवीन इमर्जिंग एंड री इमर्जिंग डिजीज़। तो ये हमारा आज इस स्लाइड में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि क्या डेफिनेशन है इन दोनों टर्म्स की, इमर्जिंग एंड री इमर्जिंग की, और क्या डिफरेंस है दोनों का। तो यहाँ पर मैंने कुछ डेफिनेशन लिखी है, साथ में एग्जांपल्स लिखी हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फेक्शंस की हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इमर्जिंग डिजीज़ को मैं एक्सप्लेन करूँगी। इमर्जिंग डिजीज़ आर दोज हुज इंसिडेंस इन ह्यूमन हैज़ इंक्रीज इन द पास्ट 2 डिकेड्स, यानी कि वो डिजीज़ इसमें आती हैं जो कि अभी इस वक्त एपिडेमिक और पेंडेमिक सिचुएशन में हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ इमर्जिंग डिजीज़ के हवाले से एग्जांपल्स लिखी हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस वक्त। सबसे पहले कोरोना वायरस जो है उसकी टाइप्स आ रही हैं सारस CoV-2, जिसकी अभी पेंडेमिक सिचुएशन है पूरे वर्ल्ड में, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस वक्त इमर्जिंग डिजीज़ के हवाले से। देन मीरस है, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, तीनों ये कोरोना वायरस की ही जो है स्ट्रेन्स हैं। तो इनको मैं आगे और एक्सप्लेन करूँगी सबको थोड़ा थोड़ा। देन HIV इन्फेक्शन है, लाइम डिजीज़ है, ई कोलाई की स्ट्रेन है, और हैंटा वायरस है। डेंगू फीवर है जो कि अभी एशिया में 5 साल पहले मेरे ख्याल में आया है। वेस्नील वायरस है, जिका वायरस है, इबोला हेमरेजिक फीवर, इबोला वायरस डिजीज़ है, चिकनगुनिया वायरस है, ये भी एशिया में आउटब्रेक हुई थी इसकी। देन इन्फ्लुएंज़ा वायरस है, स्वाइन फ्लू, और इसके अलावा एवियन इन्फ्लुएंज़ा वायरस है, बर्ड फ्लू। तो ये दोनों भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये सब मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करूँगी आगे स्लाइड्स में ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए इनकी पेंडेमिक और एपिडेमिक सिचुएशंस के हवाले से, और इमर्जिंग डिजीज़ भी आपको अच्छे से समझ आ जाए। देन री इमर्जिंग डिजीज़ की मैं एक्सप्लेन करूँ डेफिनेशन। तो री इमर्जिंग यानी कि दोबारा से जो डिजीज़ पेंडेमिक और एपिडेमिक सिचुएशन में आ रही हैं एक बार ख़त्म होने के, तो उसमें जो है री इमर्जिंग डिजीज़ में वो इंक्लूड होंगी। तो री इमर्जेंस को मैं एक्सप्लेन करूँ यहाँ पर, तो द री इमर्जेंस इज़ द रीअपियरेंस ऑफ अ नोन डिजीज़ आफ्टर, यानी कि वो डिज़ीज़ जो एक बार ख़त्म हो चुकी है वो दोबारा से फूटेगी आफ्टर अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन इंसिडेंस, यानी कि एक बार वो ख़त्म हो चुकी है डिज़ीज़ और उसके बाद दोबारा से वो री इमर्जेंस यानी कि दोबारा से फूट रही है, तो उसका हम इंक्लूड करेंगे री इमर्जेंस डिजीज़ में, जिसकी एग्जांपल्स जो हैं वो मैंने नीचे दी हैं यहाँ पर। तो इनमें जो है मोस्ट कॉमनली जो आ रही है वो है मलेरिया, TB, कालरा। TB मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और कालरा भी है उसके बाद, और इसके अलावा और भी एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे दिए हैं। पर्ट्यूसिस है, इन्फ्लुएंज़ा है, न्यूमोकोकल डिजीज़ है, एंड गोनोरिया है। तो ये सारी इसकी एग्जांपल्स हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे स्लाइड्स में। तो यहाँ पर मुझे एक बहुत ही ज़बरदस्त सी पिक्चर मिली थी, 2017 की ये पिक्चर है, जिसमें एस्टीमेट बताया हुआ है कि कौन सी डिज़ीज़ जो है कौन से एरिया में ज़्यादा हुई थी। और यहाँ पर आप देखें तो रेड और ब्लू मार्क्स और ब्लैक मार्क्स जो हैं वो लगे हुए हैं, और इनकी मैं आपको बताती चलूँ। रेड मार्क जो है वो न्यूली इमर्जिंग डिजीज़ हैं, वो डिजीज़ जो कि अभी पेंडेमिक और एपिडेमिक सिचुएशन में मौजूद हैं, जिसमें आप देखें तो कितने सारे नेम्स यहाँ पे रेड में अलर्ट हुए हुए हैं। ये 2017 का है, तो अभी 2021 चल रहा है, तो उसके हिसाब से अभी कोविड-19 सारस CoV-2 जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि इसमें इंक्लूडेड नहीं है अभी। तो इसके अलावा आप देखें तो कितनी सारी डिजीज़ जो हैं वो
2017 में एपिडेमिक सिचुएशन और पेंडेमिक सिचुएशन में जो है मौजूद थी। तो सारस CoV-2 जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो पेंडेमिक सिचुएशन में एकदम से फैला। देन रीइमर्जिंग डिजीज़ जो है वो ब्लू कलर से शो हुई हुई है। यहाँ पर आप देखें तो डेंगू फीवर है, ज़िका, नील वायरस और दूसरे भी हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो ये डिजीज़ जो हैं ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और इसके अलावा मलेरिया है और बहुत सारी डिजीज़ हैं। देन इसके अलावा ब्लैक से भी यहाँ पर मार्क किया हुआ है, ब्लैक से वो मार्क किया हुआ है कि यानी कि डेलिबरेटरी ही इमर्जिंग डिजीज़ में एंथ्रेक्स आ रहा है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है। तो आई होप आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा इस हवाले से कि ग्लोबल एग्जाम्पल मैंने आपको क्यों दिए, ताकि आपको समझ आ जाए इमर्जिंग एंड री इमर्जिंग डिजीज़ के हवाले से। तो हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पर मैं आपको इमर्जिंग इन्फेक्शंस जो कि मैंने शुरू में एग्जांपल आपको दी, तो थोड़ा उनको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी ताकि आप सबको आइडिया हो जाए कि कौन कौन से इन्फेक्शंस इसमें इंक्लूडेड हैं। तो ये हम पोर्शन स्टार्ट करते हैं इमर्जिंग इन्फेक्शंस का। सबसे पहले जो डिजीज़ आ रही हैं वो है इमर्जिंग इन्फेक्शन में सारस, मीरस एंड सारस CoV-2 जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस वक्त। सारस CoV-2 और कोविड-19 जो है वो मोस्ट पेंडेमिक सिचुएशन में है वर्ल्ड में। तो ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी आपको। चूँकि ये तीनों स्ट्रेन है कोरोना वायरस की, तो मैं सबसे पहले कोरोना वायरस को एक्सप्लेन करूँगी कि कोरोना वायरस जो है कैन कॉज अ रेंज ऑफ इलनेस दे टिपिकली अफेक्ट द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बट देयर इफेक्ट कैन एक्सटेंड वेल बियॉन्ड द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये इसकी कोरोना वायरस की है थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कि कोरोना वायरस जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है, लेकिन इसके अलावा और भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और भी इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। देन बहुत सारी टाइप्स है कोरोना वायरस की जो कि बहुत माइल्ड इलनेस शो करती हैं, कॉमन कोल्ड जो है वो करती हैं डिज़ीज़ कॉज। देन इसके अलावा कुछ सीवियर भी हैं इसकी टाइप्स, जैसे सारस है, मीरस है और इसके अलावा कोविड-19 जो कि सारस CoV-2 है। ये तीनों इसकी टाइप्स जो हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और अपने अपने टाइम में बहुत ख़तरनाक ये जो है एपिडेमिक और पेंडेमिक सिचुएशन क्रिएट कर चुकी हैं। अभी रिसेंटली सारस CoV-2 जो है वो पेंडेमिक सिचुएशन में है। तो ये लाइफ थ्रेटनिंग है हो सकती हैं तीनों और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी पिक्चर से आपको शो करने की कोशिश की है कि किस तरह से ये पेंडेमिक और एपिडेमिक सिचुएशन क्रिएट करती हैं। देन नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तीनों डिजीज़ के हवाले से इमर्जिंग डिजीज़ की ये एग्जाम्पल थी। देन सेकंड पे हमारे पास है HIV इन्फेक्शन। आप सबको ऑलमोस्ट इस इन्फेक्शन के बारे में पता ही होगा। तो यहाँ पर देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है इन्फेक्शन ये जब से स्टार्ट हुआ है तब से ये इन्फेक्शन जो है वो चल ही रहा है। तो इसको भी इमर्जिंग डिजीज़ में इंक्लूड किया गया है। तो मैं थोड़ा सा इसको भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। HIV जो है वो STI है यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है और इट कैन आल्सो बी स्प्रेड बाय कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड ब्लड और फ्रॉम मदर टू द चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ और ब्रेस्ट फीडिंग। तो ये सारी इसकी ट्रांसमिशन है कि किस तरह से ये ट्रांसमिट हो सकता है। देन विदाउट मेडिकेशन इट मे टेक ईयर्स बिफोर HIV वीकन्स योर इम्यून सिस्टम, क्योंकि ये इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है टू द पॉइंट दैट यू हैव एड्स। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि HIV किस तरह से इन्फेक्शन कॉज करता है। अप्रॉक्सीमेटली 76 मिलियन पीपल हैव बिकम इन्फेक्टेड विद HIV सिंस द स्टार्ट ऑफ द एपिडेमिक। तो ये तकरीबन एस्टीमेट मैंने थोड़ा सा यहाँ पे बताया ताकि आपको आइडिया हो जाए। टुडे देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 38 मिलियन पीपल करंटली लिविंग विद HIV, क्योंकि HIV लेट शो सिम्टम्स करता है। देन इसके अलावा डेथ रेशो में इसका बताऊं तो टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल
हैव डाइड ऑफ एड्स रिलेटेड कॉजेज सिंस द बिगनिंग ऑफ द एपिडेमिक। तो ये बहुत ही पहले से एपिडेमिक इसका चलता आ रहा है और अभी तक जो है इसका एपिडेमिक ख़त्म नहीं हुआ है। बहुत सारे इलाकों में इसकी जो है वो इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हमारी, जिसमें मैंने यहाँ पर लाइम डिजीज़ और डेंगू फीवर को एक्सप्लेन किया है। डेंगू फीवर जो है वो एशिया में इम्पॉर्टेंट यानी कि इसकी आउटब्रेक हुई थी, तो इस हवाले से हमारे एशिया के हवाले से ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैं दोनों को एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले लाइम डिजीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। लाइम डिजीज़ इज़ द मोस्ट कॉमन वेक्टर बॉर्न इलनेस। ये भी वेक्टर बॉर्न है इन नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप। देन इसका एटियोलॉजिकल एजेंट यहाँ पे है बोरेलिया और इसके फुल नेम यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। इज़ ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन बाय सर्टेन स्पीशीज़ ऑफ, एक टिक है जो कि लक्सर्स टिक के नाम से है। तो ये इसको वेक्टर के तौर पे जो है इससे ट्रांसफ़र होती है और ये लाइम डिज़ीज़ कॉज इस तरह से करवाती है कि ये वेक्टर बॉर्न डिज़ीज़ है, तो ये टिक के थ्रू जो है ये ट्रांसफ़र होती है ह्यूमंस में, विच आर फाउंड वाइडली इन टेम्परेट रीजन ऑफ नॉर्थन हेमिस्फेयर में पाई जाती है। और इसके अलावा क्लिनिकल फीचर्स इसके बहुत ज़्यादा डाइवर्स हैं, लेकिन जो है डेथ इसकी बहुत कम रेट है, डेथ रेशो जो है इसका कम है। तो ये थोड़ा सा मैंने एस्टिमेट यहाँ पे शो किया है आपको। देन यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा डेंगू फीवर के हवाले से बताती चलूँ। तो कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर निकाले हैं डेंगू फीवर के हवाले से। डेंगू फीवर इज़ अ पेनफुल मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ कॉज्ड बाय एनी वन ऑफ 4 क्लोजली रिलेटेड डेंगू वायरसेस। तो ये वायरस है जो कि कॉज करा रहा है और वेक्टर बॉर्न यानी कि मॉस्किटो से ही डिज़ीज़ ट्रांसफ़र हो रही है, और वेस्ट नील वायरस इन्फेक्शन जो कॉज कराता है, और येलो फीवर उसका ये रिलेटेड है वायरस। तो यहाँ पर आप देखें तो जो लाइम डिज़ीज़ थी वो भी वेक्टर बॉर्न थी और डेंगू जो है वो भी वेक्टर बॉर्न है, यानी कि ये मॉस्किटो से कॉज हो रही है। देन डेंगू इज़ प्रेजेंट इन अफ्रीका, यानी कि इसकी प्रेजेंस के हवाले से अगर बात करें तो अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, कैरिबियन एंड पैसिफिक, ये सारे एरियाज़ में ये पाई जाती है डिज़ीज़। और इन 2020 फ्रांस और इटली में बहुत सारे इसके केसेस पाए गए डेंगू के हवाले से, और 2020 में ही द 5 कंट्रीज़ रिपोर्टिंग मोस्ट केसेस आर, जो कि थी ये सारी कंट्रीज़ जिनमें बहुत ज़्यादा केसेस पाए गए डेंगू फीवर के 2020 के हवाले से अगर हम बात करें तो। देन इसके अलावा मैंने एक पिक्चर भी यहाँ पे शो की है जिसमें थोड़ा सा मैंने शो करने की कोशिश की है कि कौन से इलाकों में ग्लोबली जो है डेंगू फीवर ज़्यादा फैला है। देन नेक्स्ट स्लाइड पे हम आ जाते हैं हमारी। इस स्लाइड में मैं आपको वेस्ट नील वायरस और ज़िका वायरस डिज़ीज़ के हवाले से बताऊंगी। ये दोनों भी इमर्जिंग डिजीज़ में हैं। तो सबसे पहले मैं वेस्ट नील वायरस WNV को एक्सप्लेन कर देती हूँ। इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ इन US। इट इज़ मोस्ट कॉमनली, यानी कि ये भी वेक्टर बॉर्न डिजीज़ ही है और US के एरिया में ज़्यादा ये पाई जा रही है। इट इज़ मोस्ट कॉमनली स्प्रेड टू पीपल बाय द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड मॉस्किटो। मॉस्किटो बाइट के थ्रू ये स्प्रेड हो रही है और सबसे ज़्यादा केसेस इसके मॉस्किटो सीज़न में पाए जाते हैं, जो कि समर और फॉल तक जो है रहता है सीज़न। देन इसके अलावा नीचे मैंने थोड़ा ग्लोबली इसको और शो करने की कोशिश की है एस्टिमेट, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह इसकी भी आउटब्रेक हुई थी और किस तरह से इसकी जो है स्प्रेड हुई है पूरे वर्ल्ड में। देन उसके बाद ज़िका वायरस डिजीज़, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। ज़िका वायरस डिजीज़ इज़ मेनली स्प्रेड बाय मॉस्किटोज़। ये भी वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है। फॉर मोस्ट पीपल इट इज़ वेरी mild infection and it's not harmful, but it may be more serious for pregnant women as there is evidence of causes
चाइल्ड बर्थ डिफेक्ट, इन पर्टिकुलर एबनॉर्मलिटी स्मॉल हेड्स, माइक्रोसेफली कॉज कराता है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। और जिका डज़ नॉट नेचुरली अकर इन यूके, तो यूके में ये नेचुरली नहीं होता है। देन इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो साइड इफ़ेक्ट है, यानी कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट इसका एबनॉर्मलिटी जो ये कॉज कर रहा है वो माइक्रोसेफली है न्यूबॉर्न्स में, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट मसला है। देन यहाँ पर मैंने कुछ इसका एस्टिमेट शो किया है कि पास्ट और प्रेजेंट में किस तरह से इसका इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड हुआ है ग्लोबली। और ये आप देखें तो पास्ट इन्फेक्शन जो है वो लाइट कलर से शो हुआ है और करंटली जो इन्फेक्शन है वो रेड कलर से शो हुआ है एरियाज़ के हिसाब से। देन हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, जिसमें इबोला वायरस और चिकनगुनिया वायरस डिज़ीज़ को मैंने एक्सप्लेन किया है। चिकनगुनिया वायरस जो है ये अभी रिसेंटली एशिया में आउटब्रेक हुआ था इसका, और इबोला वायरस जो है ये मैं अब थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। EVD is a rare and deadly disease in people and non-human primates, monkeys और apes, इनमें ये ज़्यादा पाई जाती है। The virus cause EVD are located mainly in the sub-Sahara Africa. People can get EVD through the direct contact with an infected animal के थ्रू ये ट्रांसमिट होती है, जिसमें मेनली आ रहे हैं बैट, और इसके अलावा एप्स और मंकीज़ वगैरह इसमें आ रहे हैं। और अ सिक पर्सन या फिर जो है किसी बीमार आदमी जिसको पहले से इबोला वायरस हो, उसके डायरेक्ट ब्लड कांटेक्ट से ये डिज़ीज़ लग रही है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने इसको शो किया है कि किस तरह से मैप में ये डिज़ीज़ जो है वो ज़्यादा फैली हुई है किन किन एरिया में, तो ताकि आपको अच्छे से इटियोलॉजी और इसकी एपिडेमियोलॉजी समझ आ जाए आउटब्रेक के हवाले से। देन चिकनगुनिया वायरस को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। इज़ अ वायरस पास टू ह्यूमन, यानी कि ये भी वायरस ही है जो कि ह्यूमंस को लगता है, कैसे इन्फेक्टेड मॉस्किटो की बाइट के थ्रू। ये भी वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है। अब तक हम मेरे ख्याल में 4-5 वेक्टर बॉर्न डिजीज़ पढ़ चुके हैं, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि मॉस्किटो बाइट या टिक बाइट से कितनी ज़्यादा जो है वो इमर्जिंग डिजीज़ इस वक्त फैल रही हैं। देन इसके बाद यहाँ पर सिम्टम्स में इसके आ जाता है जॉइंट पेन है और फीवर होता है। फिर इसका जो नेम दिया गया है चिकनगुनिया, उसको अफ्रीका में क्या मीनिंग है इसकी थोड़ा सा मैंने ये बताया ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। इसको जो है प्रोनाउंसिएशन भी मैंने यहाँ पर लिखी है। इसको अफ्रीकन में जो है क्या कहते हैं, बेंट ओवर इन पेन, यानी कि बहुत पेन इसमें फ़ील होता है, तो इस हवाले से इसका नेम रखा गया है। CHIKV इसकी शॉर्ट फॉर्म है। इज़ अ मेंबर ऑफ जीनस अल्फ़ा वायरस, फैमिली टोगा वायरस इसकी है, और ये फर्स्ट आइसोलेटेड इन 1953 इन तंजानिया में ये पहली बार जो है आइसोलेट हुआ। तो ये थोड़ा सा इसकी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। देन आउटब्रेक के हवाले से नीचे मैंने थोड़ी एपिडेमियोलॉजी के हवाले से मैंने एक पिक्चर लगाई है, जिसमें ये आप ग्लोबली मैप देख सकते हैं कि किन किन इलाकों में ज़्यादा आउटब्रेक जो है इसकी हुई थी। तो यहाँ पर देखें तो डिफरेंट कलर से ये शो किया गया है आउटब्रेक के हवाले से। देन इस स्लाइड में मैंने एवियन इन्फ्लुएंजा और स्वाइन फ्लू जो है H1N1 स्ट्रेन, इनको एक्सप्लेन किया है। तो सबसे पहले H1N1 स्ट्रेन को एक्सप्लेन कर देती हूँ। इज़ अ फ्लू कॉमनली नोन एज स्वाइन फ्लू, is primarily caused by the H1N1 strain of influenza virus. H1N1 is a type of influenza A virus. H1N1 is one of several flu virus strain that can cause seasonal flu. Symptoms of H1N1 flu are the same as those of the seasonal flu. तो ये इसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपसे शेयर की है, और इसकी भी आउटब्रेक बहुत ज़्यादा फैली थी, तो इसलिए मैंने इसको भी जो है इमर्जिंग डिजीज़ में रखा है। देन ये आप देखें तो
थोड़ा सा मैंने इसको ग्लोबली भी शो करने की कोशिश की है कि किस तरह से इसकी एकदम से आउटब्रेक हुई थी। देन इन्फ्लुएंज़ा की एक और टाइप है एवियन इन्फ्लुएंज़ा, बर्ड फ्लू भी इसको कह रहे हैं, तो ये भी थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। द बर्ड फ्लू आल्सो कॉल्ड एवियन इन्फ्लुएंज़ा इज़ अ वायरल इन्फेक्शन that can infect not only birds but also human and other animal. Most famous forms of the virus are restricted to bird. H5N1 is the most common form of a bird flu. तो ये इसकी बर्ड फ्लू की एक टाइप है जो कि ह्यूमंस को भी लग रही है, और यहाँ पर इसका भी मैंने ग्लोबली थोड़ा सा एपिडेमियोलॉजी शो की है आउटब्रेक के हवाले से। देन नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हमारी। इसमें मैंने रीइमर्जिंग इन्फेक्शंस के हवाले से एक्सप्लेन किया है, जिसमें मैंने आपको तकरीबन 5 से 6 जो है वो इन्फेक्शियस डिजीज़ के हवाले से एग्जांपल्स दी थी स्टार्ट में, तो थोड़ा उनको ही पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जो मैंने एग्जांपल दी थी वो मलेरिया और टीबी थी, तो इनको भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मलेरिया इज़ अ डिजीज़ कॉज बाय पैरासाइट, और ये भी मॉस्किटो बाइट के थ्रू स्प्रेड हो रही है। पीपल हु हैव मलेरिया यूजुअली फील वेरी सिक विद अ हाई फीवर एंड शेकिंग चिल्स। While the disease is uncommon in temperate climates, malaria is still common in tropical and subtropical countries. तो ये थोड़ा बेसिक जो है इन्फॉर्मेशन थी मलेरिया के हिसाब से। देन ग्लोबली भी मैंने इसको थोड़ा सा दिखाने की जो है वो कोशिश की है कि ताकि आपको इसकी भी एपिडेमियोलॉजी आउटब्रेक के हवाले से थोड़ी सी जो है इन्फॉर्मेशन हो जाए। तो डिफरेंट कलर्स के हिसाब से ये एक्सप्लेन की गई है पिक्चर आउटब्रेक की। देन टीबी हम पढ़ लेते हैं। टीबी ट्यूबरकुलोसिस जो है वो भी एक डिज़ीज़ है जो कि रीइमर्जेंस में टॉप ऑफ द लिस्ट आती है। इसका कॉमन एटियोलॉजिकल एजेंट जो है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, जो कि बैक्टीरिया है, और ये लंग को अटैक करता है और डैमेज करता है। लंग को और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को भी अटैक करता है और डैमेज करता है। इसके अलावा स्प्रेड जो है इसकी कॉ, स्नीज और टॉक के थ्रू होती है, जो कि इन्फेक्टेड पर्सन के थ्रू होती है। देन थोड़ा मैंने यहाँ पिक्चर में भी आउटब्रेक दिखाई है कि ईयर्स के हिसाब से किन ईयर्स में ज़्यादा आउटब्रेक ट्यूबरकुलोसिस की हुई है। देन नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है रीइमर्जेंट डिजीज़ में कॉलरा एंड पर्ट्यूसिस। तो कॉलरा इज़ एन इन्फेक्शियस डिजीज़ दैट कॉज सीवियर वाटरी डायरिया, और ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट एक डिज़ीज़ रही है आउटब्रेक के हवाले से, विच लीड टू डिहाइड्रेशन इवन दैट इफ़ अनट्रीटेड। इट इज़ कॉज बाय ईटिंग फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर कंटामिनेटेड विद बैक्टीरियम कॉल्ड विब्रियो कॉलरा। तो ये कुछ इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे, और इसके अलावा इसकी आउटब्रेक की मैंने पिक्चर जो नीचे लगाई है उसमें आप देखें तो कितनी जल्दी इसका आउटब्रेक फैला था, और ये कितनी इम्पॉर्टेंट जो है अपने वक्त की एक डिज़ीज़ रह चुकी है एपिडेमियोलॉजी के हवाले से। देन नेक्स्ट हमारे पास है पर्ट्यूसिस एग्जाम्पल में रीइमर्जेंस डिजीज़ की। तो पर्ट्यूसिस इज़ आल्सो नोन एज वॉपिंग कॉफ, हाईली कॉन्टेजियस रेस्पिरेटरी डिजीज़ है ये, और इट्स कॉज बाय द बैक्टीरियम बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस। ये भी बैक्टीरिया के थ्रू कॉज हो रही है। पर्ट्यूसिस इज़ आल्सो नोन एज अनकंट्रोलेबल वायलेंट कॉइंग व्हेन ऑफ्टन मेक इट हार्ड टू ब्रीथ। तो ये जो है इसके मेन पॉइंट्स थे पर्ट्यूसिस के। तो यहाँ पर आप देखें तो आउटब्रेक के हवाले से इसकी मैंने पिक्चर लगाई है, जिसमें बच्चों में सबसे ज़्यादा इसकी आउटब्रेक होती है। तो ये आप डिफरेंट कलर से थोड़ा एक एस्टिमेट शो हुआ है। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है रीइमर्जेंस डिजीज़ की इन्फ्लुएंज़ा, जो कि फ्लू के नाम से जाना जाता है नॉर्मली, और न्यूमोकोकल डिजीज़ है। तो इन्फ्लुएंज़ा को मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। इन्फ्लुएंज़ा जो है वो वायरल इन्फेक्शन है जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक को मेनली अटैक करता है, और इसको कॉमनली फ्लू भी कहा जाता है। इसकी बहुत सारी डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं।
तो मैंने एक पिक्चर यहाँ पर नीचे लगाई है जिसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएंगी सारी स्ट्रेन्स। तो ये इन्फ्लुएंज़ा के हवाले से सारी जो है डिटेल है। देन यहाँ पर आउटब्रेक के हवाले से नीचे मैंने स्ट्रेन्स लिखी हैं इसकी। बहुत सारी डिफरेंट स्ट्रेन्स है इन्फ्लुएंज़ा की। देन न्यूमोकोकल डिजीज़ हैं जिनमें मैं आपको बताती चलूँ कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है उससे कॉज होती हैं, और स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया इसको कॉज कराता है। न्यूमोकोकस और न्यूमोकोकल इन्फेक्शंस कैन रेंज फ्रॉम एयर एंड साइनस इन्फेक्शन टू नमूनिया एंड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शंस। तो नीचे इसके भी मैंने एक आउटब्रेक के हवाले से चार्ट बनाई है ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए न्यूमोकोकल डिजीज़ के आउटब्रेक के हवाले से। देन लास्ट हमारे पास जो इमरजेंस डिजीज़ की एग्जांपल है वो है नोरिया। नोरिया को जो है मैंने यहाँ पर चार्ट के हवाले से दिखाया है कि किस एज में ज़्यादा ये डिज़ीज़ होती है। तो ये जो है यंग एज में ज़्यादा मेनली डिज़ीज़ होती है। एसटीडी डिज़ीज़ है, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की ये एग्जांपल है, और कॉज बाय इन्फेक्शन विद द नेज़ेरिया गोनेरिया बैक्टीरियम। तो ये एनगोनेरिया बैक्टीरिया जो है इन्फेक्शन कॉज कराता है, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक की इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, इन्फेक्शन कॉज करता है। और WHO के हिसाब से अगर एस्टिमेट देखी जाए इसकी आउटब्रेक की तो 2016 में बहुत ज़्यादा आउटब्रेक इसकी पाई गई थी, जिसमें 0.9% जो है वुमेन और 0.7% मैन जो है वो पॉपुलेशन के हिसाब से इन्फेक्टेड हुए थे। देन कोरिस्पॉन्डिंग टू अ टोटल 30.6 मिलियन नोरिया केसेस वर्ल्ड वाइड। तो ये एक इनका WHO का एक 2016 का एस्टीमेट निकला हुआ है, जिसमें ये आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा कि कितनी तादाद में लोगों को ये इन्फेक्शन कॉज हो रहा है। देन मैं एट द एंड आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि क्या रीज़न्स हैं कि डिजीज़ जो है वो एकदम से फैलती हैं और दोबारा से री इमर्जेंस उनकी होती है। तो बहुत सारे नेचुरल फैक्टर्स भी हैं। नेचुरल फैक्टर्स में जैसे डिफॉरेस्टेशन और ये सारी चीज़ें जिसकी वजह से जो है वो डिजीज़ फैलती हैं। देन इसके अलावा एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बहुत मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। देन इसके अलावा एनिमल्स की जो है वो देखभाल सही नहीं होती, जिसकी वजह से जो है ह्यूमंस को एनिमल्स से डिजीज़ लगती हैं। देन इलीगल और जो है ना वाइल्ड लाइफ की ट्रेड जो होती है उससे भी ये डिजीज़ फैलती हैं। देन क्लाइमेट चेंज से भी डिजीज़ फैलती हैं। देन कुछ और मैंने पॉइंट्स यहाँ पे निकाले हैं। सेवरल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू द इमरजेंस एंड री इमरजेंस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़, but most can be linked to the increasing number of people living and moving on the earth, rapid and intense international travel, overcrowding in the city with poor sanitization, changes in handling and processing of large quantities of food। तो ये सारे मेन रीजंस है। देन एक और स्लाइड मैंने यहाँ पे बनाई है जिसमें थोड़ा मैंने पॉइंट आउट करने की कोशिश की है इम्पॉर्टेंट रीजंस को। Re-emergence may happen because of a breakdown in public health measures of a disease that were once under control. Secondly, इसका point है they can also happen when new strain of a known disease causing organism appear. Then the third point is antibiotic resistance, or the fourth point is it has allowed a return of a disease that once were ट्रीटेबल एंड कंट्रोलेबल। तो ये सारे मेन इसके पॉइंट हैं जिसकी वजह से री इमरजेंस जो है वो डिज़ीज़ की होती है। तो यहाँ पर मेरी वीडियो जो है एंड होती है। आई होप आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। एपिडेमियोलॉजी के हवाले से इमरजेंस और री इमरजेंस पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे। तो यहाँ पर मैं आपको कहती हूँ अल्लाह हाफिज़, अपना रखें बहुत सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा।